बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और T1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। एवरीडे हम आपके लिए अब एक सेगमेंट लेकर आया करेंगे। आपके इल्म में है कि 14 अगस्त से 28 अगस्त तक रॉजर्स के चैनल 857 पर फ्री प्रीव्यू है TV1 कनाडा का। तो रोज़ाना रात 9 बजे हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम पेश किया करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें अहाता करें हम जो न्यूज़ हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान की और कुछ कनाडा की न्यूज़ को शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं। जश्न आज़ादी पाकिस्तान कल बहुत जोश व खरोश से मनाया गया और यकीनन पाकिस्तान से तजदीद अहद का दिन है। 65 साल हुए पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पर उभरते हुए और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हासिल की गई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हासिल भी करना है। हमें यह भी करना है कि हम पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए यहाँ बैठ के भी अपना ज़रूर किरदार अदा करते रहेंगे और इसके साथ साथ जो खामियां हैं उनको दूर करेंगे और जो हमें अचीव करना है उसके लिए कोशिश करेंगे। एक बहुत खूबसूरत तकरीब का कल इनेकाद भी किया गया कौंसलेट ऑफिस में, नई जो इमारत थी और वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब भी हुई। सेनेटर सलमा तावला जान और दूसरे जो मेंबरान पार्लियामेंट थे यहाँ के और दूसरे जो मुमताज़ पाकिस्तानी निजात कैनेडियंस हैं वो भी इसमें शामिल थे। कामयाब तकरीब थी, लेकिन कुछ इसमें और भी वाक़यात हुए जो हमारे ख्याल में नहीं होने चाहिए थे। इसमें वक्त मिला तो प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया का भी आज इंडिपेंडेंस डे है, उनको भी जो हमारे भाई इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं उनको भी इस हवाले से हम मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। हाँ, उससे पहले आपसे एक और जिक्र कर लें कि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे की ताक रातें हैं और इन्हीं ताक रातों में एक ऐसी रात है जिसकी इबादत 1000 महीने से बेहतर है। कोशिश कीजिए कि उस रात को पाने की। आज 27वीं शब है। अल्लाह रब करीम के हुज़ूर दुआ कीजिएगा। पूरी ही टोरंटो में भी और दुनिया भर में भी इस हवाले से खुसूसी जो है महाफिल जो है मसाजिद में भी जो है वो आज हो रही हैं, उनमें शिरकत भी कीजिएगा और हम सब के लिए भी अपने लिए भी अल्लाह रब करीम से ज़रूर दुआ कीजिए। खुदा रब करीम हमारी इबादत को इस महीने में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तौहीन अदालत केस। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अब तक जितने भी वज़ीर आज़म जो हैं अदालत में हाजिर हुए हैं तौहीन अदालत के लिए, वो तौहीन अदालत के खौफ से जो हैं वो आए हैं और उनका ये ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब को अदालत में पेश जो है वो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने पेश होकर गलती की। मसला अभी तक चल रहा है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सदर ख़त लिखें, कोई और अथॉरिटी जो है उनके बिहाफ पे ख़त लिख देगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि आज जो चीफ जस्टिस साहब का बयान है उन्होंने कहा है कि हम जो हैं नताइज से बेपरवाह होकर आइन के मुताबिक फ़ैसले करते रहेंगे। तो बयानात तो बड़े सख्त हैं, लेकिन ये भी देखना है कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, अमन अमान की क्या सूरत हाल है। हमें उम्मीद यही है कि ये मसला जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और अब जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएंगी और खुदा करे सिलेक्शन की तरफ ना जाएं, इलेक्शन की तरफ ही जाएं, जमहूरियत की तरफ ही जाएं, क्योंकि ख़तरा यही होता है कि जमहूरियत के बाद जो फिर सिलेक्शन हो जाती है और दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर उससे मुल्क बहुत जो है पीछे चला जाता है। बातें तो इस हवाले से बहुत हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार अपनी जगह है और हुकूमत भी, दोनों इस हवाले से कम एक पिच में हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्द हों बदेर हों, जमहूरियत इस मुल्क में चलती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल ये अच्छी बात है। हुकूमत पाकिस्तान ने जजों, जर्नैलों समेत आला ओहदों पर जो भी फाइज शख्सियात हैं हर साल उनको असासे जो हैं वो दायर करने का पाबंद बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटियाँ तो पहले भी बहुत सी बनी हैं, अब वो असासे अपने ज़ाहिर करेंगे नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक रूटीन में एक असासे होते हैं और एक हिडन असासे होते हैं। अगर तो ऐसा है कि जो वो असासे हिडन है वो भी सामने आ जाएँ फिर तो बात बनती है, वगरना ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें, आप जुडिशरी में देख लें, इवन आप फोर्सेस में देख लें कि आपकी जो तनख्वाह है उससे आपका जो तर्ज ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। वो कैसे बुलंद हुआ है, अगर इसकी तहकीक हो जाए, वो चीज़ें सामने आ जाएँ तो फिर तो काम ही कोई नहीं करेगा। चलें, खुदा करे काम शुरू हुआ है, मुमकिन है, चलो जो हो गया सो हो गया, पिछला जो गुजर गया, आगे सूरत हाल जो वो ज़रूर ठीक रहनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कियानी ने जनरल जॉन एलन से मुलाकात की तो शुमाली वज़ीरिस्तान में वो कुछ ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आपके इल्म है कि आईएसआई के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है अमेरिका गए थे और उसके बाद से ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि मुश्तरका ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हक्कानी नेटवर्क के हवाले से बात हो रही है, शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से बात हो रही है। अस्करी ज़राए हैं वो कहते हैं कि जो ऑपरेशन करना है हमने खुद करना है। नेटो फोर्सेज हैं, अमेरिका कहता है कि आप मिल के करें, पाकिस्तान मिल के ज़रूर, पाकिस्तान कहता है कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और उसके बाद जो है जो ऑपरेशन करना है वो हमने करना है। तो मुतज़ाद बयानात रहते हैं कभी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के और अमेरिका की फ़ौजों के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मामला तो कुछ बेहतर हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऑपरेशन या जो दूसरी चीज़ें हैं वो अपने अहदाफ को सामने रखते हुए करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने 14 अगस्त के मौके पर एक अहम तकरीर की काबुल अकेडमी ने और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि सॉफ्ट अंदाज में उन्होंने एक तंबीह की है,
لیکن باتیں ان کی بالکل درست ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے قانون ہونا چاہیے, پاکستان میں امن امان کی صورتحال ہے, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, بہت سی اور سب چیزیں ہیں. تو بہرحال ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, ایک میسج ہوتا ہے. فوج بھی ایک بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اس کا اپنا کردار ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان پچھلے گزرے سالوں میں فوج نے کم از کم انٹروین کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. فوج ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے چیزوں کو ساتھ چلنا چاہیے. جب سارے ادارے مل کر کام کرتے ہیں تبھی صورتحال بہتر ہوتی ہے, اور امید سبھی کو یہی ہے کہ فوج اپنے اپنے ادارے میں رہ کے, بلکہ سارے ادارے جو ہیں اپنے ادارے میں رہ کے کام کریں. آج کل یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, کبھی کبھی جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات ہوتی ہے, پولیٹیکل جو ہے وہ ہائی بہت کریٹ ہو جاتی ہے, فوج کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن ایک ظاہر سی بات, ایک بہت تھن سی لائن ہوتی ہے, اس لائن کو عبور نہ کیا جائے تبھی صورتحال بہتر رہتی ہے, وغیرہ پھر لڑائی ہو جاتی ہے, اور پھر جو طاقتور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے, اور پھر لوگ بعد میں بات کرتے رہتے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ طاقتور ملک میں کون ہے. OIC کا اجلاس سعودی عرب میں جاری ہے, اور صدر زرداری وہاں پہ ہیں, اس میں شرکت کر رہے ہیں, اور یہ ایک قسم کا ہنگامی اجلاس تھا, اور سعودی عرب کے شاہ نے اس کو طلب کیا تھا, اور اس میں شام کے حوالے سے بھی, میانمار کے حوالے سے بھی, اور انٹرنلی جو مسائل ہیں مسلمانوں کے. بات تو بہت اچھی ہے, لیکن جو فیصلے کی جاتے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ ٹوٹل دیکھیں تو دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں, ان کی کتنی آبادی ہے, اور کتنا ان کے پاس پیسہ ہے, اور کتنی آپ انٹرنلی کتنے مضبوط ملک ہیں, لیکن اگر آپ سیاسی صورتحال پہ دیکھیں اور امپیکٹ اس کا دیکھیں وہ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں جو بہت سے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بادشاہت ہے, اب وہاں کے سسٹم اور طرح کا ہے, عوام اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں, لیکن اب وقت چینج آ رہا ہے, چیزیں بہت سی, اور اس کا احساس جو ہے اسلامی ممالک کو بھی ہے, کر بھی رہے ہیں مزید بہتر. اب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اولمپکس آج تک کسی مسلم ممالک میں نہیں ہوئے. اگر آپ صرف آپ امیر حوالے سے دیکھیں تو کتنے امیر ممالک ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑتا ہے, پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی ممالک کو بھی دیکھنا ہوں گی, اپنی بینکنگ کے حوالے سے, اپنے ایک بلاک کے حوالے سے, ان چیزوں پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. شیخ رشید صاحب کا الحاق ہوا ہے تحریک انصاف سے. شیخ رشید صاحب تو اکیلے آئیڈینٹی ہیں. تحریک انصاف ایک پارٹی ہے جو بہت تیزی سے ابھری ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کو شیخ رشید صاحب کو اڈاپٹ میں کہوں گا ایک حوالے سے کرنا پڑا, کو ساتھ لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ جو مختلف بات کی جاتی ہے کہ آرمی کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جس پہ بہت زیادہ ڈینائی کر چکے عمران خان صاحب, اور شاید کبھی صورتحال ہوئی, بظاہر ایسے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ ان کا اتنا انفلوئنس اسٹیبلشمنٹ کا اب رہ گیا ہے تحریک انصاف پہ, شاید پہلے بھی نہیں تھا. لیکن آخر یہ کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا کیچ ہے, کیا گیم ہے؟ کیونکہ یہ میرے ذاتی حوالے سے بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کی زبان کل استعمال کی ہے شیخ رشید صاحب نے جلسے میں پرسوں, وہ تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا احساس شاید اب عمران خان صاحب کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی ہو گیا ہے. ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ اس کو صرف پولیٹیکل تھوڑا سا جو ہے وہ مائلیج ضرور مل گیا شیخ رشید صاحب کو, لیکن شاید تحریک انصاف اس پہ سوچے کہ انہوں نے یہ بہتر فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی بہت انپریڈکٹیبل سے ہیں, اور کس جو گفتگو ان کی پچھلے دنوں میں رہی ہے خاص طور پہ اس جلسے میں, اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا. اب کیا فائدہ ہے تحریک انصاف کا؟ شیخ صاحب کو تو فائدہ ضرور ہے, تحریک انصاف کو شاید اتنا فائدہ نہ ہو, کیونکہ جو جلسہ تھا ایکسپیکٹیشن سے کم رہا اس میں حاضری لوگوں کی. میرے خیال اس حوالے سے تحریک انصاف ضرور اس بات پہ غور بھی کرے گی, اور آئندہ شاید بہتر فیصلہ بھی اس حوالے سے کرے, اور ممکن ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹینس کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شیخ صاحب سے کر لیں. ہمارا خیال ہے ہو سکتا ہے نہ ہی ہو, کیونکہ سیاست میں تو آپ کے علم ہے کہ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اصول بنائے گئے ہیں تحریک انصاف کے اس کے مطابق میرے خیال تھوڑا سا ان کو اس حوالے سے ضرور ایک بار اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. حکومت عدالتی آزادی کو کمزور نہ کرے, بھارتی چیف جسٹس کا بیان ہے, پاکستان کے چیف جسٹس کا نہیں ہے. وہاں بھی صورتحال ایسی ہوگی, وہاں بھی ایک بل شاید کوئی پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو اب یہ یہاں کے جو عدلیہ کی باتیں ہیں وہ ساتھ والے ملکوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہاں بھی اس حوالے سے عدلیہ تھوڑا سا اس حوالے سے بہرحال بیانات تھے, ہم نے آپ تک پہنچا دیے. افغانستان میں 2 دھماکے میں, قندوز میں اور امروز میں, یہ 40+ جو لوگ وہاں پہ جو ہے خودکش حملے تھے, موت دھماکے تھے, ان میں ڈیتھ ہوئی ہے, عام شہری مارے گئے. تو یہ ہمارے ریجن میں جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے. پاکستان میں شکر خدا کا کہ پچھلے دنوں میں 2012 کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ کم جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ امن و امان کے مسائل کا شکار ہے. آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. شعیب ملک واپس آئے ہیں ون ڈے میں, کامران اکمل واپس آئے ہیں, جنید خان واپس آئے ہیں, لیکن یونس خان اور عمر گل کو کہا جا رہا ہے کہ ریسٹ دیا گیا, اور محمد سمیع کو بھی ریسٹ کی بات کر رہے ہیں. کوئی فارم اچھی نہیں تھی. چلیے آسٹریلیا کے خلاف سیریز ہے جو کہ 28 اگست شروع ہو رہی ہے, اس کے بعد T20 ورلڈ کپ بھی ہے, سری لنکن پریمیئر لیگ میں پاکستان کے 14-15 کھلاڑی کھیل رہے ہیں. تو لیکن یونس خان اور عمر گل پاکستان کا اثاثہ ہیں, یقیناً وہ ٹیم میں واپس آئیں گے.
ICC की जो मुख्तलिफ हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सईद अजमल को नामजद किया गया है और टेस्ट और वनडे रैंकिंग के लिए भी उनको नामजद किया गया है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ मुकाबले में जो लोग होंगे उसमें हाशिम आमला भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लॉक भी हैं, संगाकारा भी हैं, एलिस्टर कुक भी हैं और देखिए उनको अवार्ड मिलता है। इसके साथ साथ शाहिद आफरीदी भी एक कैटेगरी में हैं, मोहम्मद हफीज़ भी हैं और जुनैद खान भी एक कैटेगरी में हैं और अलीम डार और असद रऊफ़ हैं। अलीम डार पिछले 3 साल से जो है वो लगातार बेस्ट एम्पायर का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। तो देखिए इस दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में कितने लोगों के अवार्ड्स आते हैं। कनाडा भर में कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, 2% जो है उसमें कमी आई है। पिछले दिनों में हम देखा कि थोड़ा सा स्लो डाउन था मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन बहरहाल पिकअप कर भी लेगा। बहुत बाज़ आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं भी प्राइसिंग हो रही थी, तो कुछ लोग करेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में कुछ खास पॉकेट्स में तो रियल एस्टेट बहुत बेहतर है, लेकिन ओवरऑल 2% इसमें जो है वो कमी वाक़ई हुई है। कनाडा के 3 शहर इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं, उनमें 3 कैनेडियन शहर शामिल हैं, टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी। अच्छी बात है और ज़ाहिर है यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, और लेकिन ये एजाज़ की बात होती है कि एक जरीदा जो है जो 10 दुनिया के ममालिक शहरों का नाम ले तो उसमें भी आपके जो है वो 3 शहर शामिल हो रहे हैं। तो चलिए जनाब, यही हमारा आज का फैसला था, इतना ही हमारे पास टाइम था जिसमें हमने राउंड अप में कोशिश की कि तमाम न्यूज़ को जो है कोशिश करें कि तमाम का अहाता कर लें, और जो हमने कॉन्सुलेट की तकरीब के हवाले से बात की तो कोशिश करेंगे आइंदा 1-2 दिन में उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, वहाँ क्या हुआ और क्या हमारे ख्याल में होना चाहिए। 27वीं की रात है, 26 आज तारीख है, 26वां रोज़ा है, 27वीं शब है, तो दुआ कीजिएगा हम सब के लिए भी। आप भी पिछले 3-4 दिन रह गए हैं, उसमें अल्लाह रब करीम से इस महीने की जो बरक़ात हैं उसको ज़रूर आप हासिल करने की कोशिश करें। हमें दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपकी हमारी मुलाकात अब कल होगी, रोज़ाना रात 9 बजे आपके लिए कनाडा कॉलिंग का स्पेशल सेगमेंट हम लेकर आया करेंगे। और आपको ये बता दें कि 14 अगस्त से 28 अगस्त तक जो है फ्री प्रीव्यू है रोज़ के चैनल 857 पर। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात कल शाम या रात 9 बजे। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।